हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम लोग पढ़ रहे हैं रिच डैड पुअर डैड बुक की हिंदी समरी साथियों। तो अभी तक हमने पढ़ा कि रॉबर्ट नाम का एक लड़का था और उसके जो मम्मी पापा हैं वो गवर्नमेंट जॉब मतलब नौकरी करते थे, और उसका एक दोस्त था माइक, जिसके पापा एक तरीके से बिजनेसमैन थे, ठेकेदार थे, बहुत सारे काम किया करते थे। और रॉबर्ट में एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा क्यूरोसिटी उत्पन्न की कि उसे अमीर बनना था, और इसको लेके उसने क्वेश्चन किया था अपने पिताजी से। तो उसके पापा ने कहा कि पैसे बनाना सीखो, अमीर हो जाओगे। फिर रॉबर्ट अपना पहला पार्टनर चुनता है, जिसमें उसका एक पार्टनर होता है माइक, जो कि उसी के एज का होता है, 9 वर्ष का होता है, और दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। और उन दोनों ने जो बिजनेस शुरू किया सिक्के की ढलाई का, क्योंकि 9 वर्ष का बच्चा अगर पैसा बनाने की बात करोगे तो उसे लगेगा कि पैसे हम कैसे बनाएं। तो वो क्रिएटिव आइडिया था उन दोनों का, जिन्होंने इस तरीके का स्टेप उठाया कि चलो हम लोग सिक्के की ढलाई करते हैं और इससे बहुत सारा पैसा बन जाएगा। क्योंकि पिताजी ने बताया अमीर बनना है तो आपको पैसे बनाना आना चाहिए। तो 9 वर्ष के उम्र के दो बच्चे इस तरीके की एक्टिविटीज जब करते हैं, तो जब रॉबर्ट के पिता इस चीज को देखते हैं तो कहते हैं कि तुम में उत्सुकता तो है अमीर बनने की, लेकिन ये तरीका गलत है। ये जो आप कर रहे हो काम, ये जालसाजी के तहत आता है, ये आपराधिक है। ठीक है, अगर आपको पैसे बनाना सीखना है तो तुम्हें माइक के डैड से सीखना होगा। माइक वही लड़का है जो रॉबर्ट का पार्टनर है और साथ ही साथ दोस्त भी है रॉबर्ट का। और रॉबर्ट का शायद यही एक ही दोस्त था उस स्कूल में, क्योंकि उस स्कूल में ज़्यादातर अमीर लोगों के बच्चे ही पढ़ते थे। और उसके बाद रॉबर्ट के जो पिता होते हैं वो कहते हैं कि अगर तुम्हें अमीर बनना है तो तुम्हें माइक के डैड से सीखना होगा पैसे कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, अमीर बनने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आपको पैसे कमाना नहीं, पैसे बनाना आना चाहिए। अगर आप पैसे बनाना सीख गए तो आप अमीर हो जाओगे। सबसे बड़ा लेसन यही इस किताब से आपको मिलता है। लेकिन हम पूरा का पूरा टॉपिक वाइज टॉपिक समझते चलेंगे साथियों। तो अब रॉबर्ट और उसका दोस्त माइक दोनों आते हैं, माइक के डैड से मिलते हैं। तो माइक के डैड कहते हैं कि मैं तुम्हें स्कूल जैसा नहीं सिखाऊंगा क्लासरूम में बैठा के, मैं तुम्हें अपने तरीके से सिखाऊंगा कि पैसे कैसे बनाए जाते हैं, कैसे अमीर बना जाता है। इसके लिए तुम्हें मेरा ऑफर एक्सेप्ट करना होगा। अगर तुम मेरा ऑफर एक्सेप्ट करोगे तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा, अगर मेरा ऑफर एक्सेप्ट नहीं करते हो तो नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि इससे मेरा टाइम बर्बाद होगा। अगर तुम्हें सीखना है तो मेरा ऑफर एक्सेप्ट करो। फिर उन्होंने कहते हैं कि मैं तुम्हें 10 सेंट दूंगा 1 घंटे का, और 3 घंटे काम करने होंगे तुम दोनों को। तो एक तरीके से 30 सेंट उनको मिलता था। तो अब इसके आगे की कहानी शुरू करते हैं साथियों। तो रॉबर्ट और माइक दोनों तैयार हो जाते हैं, उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद की कहानी शुरू होती है। रॉबर्ट कहते हैं कि शनिवार की खुशनुमा सुबह 9 बज रहे थे। उस समय माइक और मैं श्रीमती मार्टिन के साथ काम कर रहे थे। श्रीमती मार्टिन एक दयालु और धैर्यवान महिला थीं। वे हमेशा कहा करती थीं कि माइक और मुझे देखकर उन्हें अपने दो बच्चों की याद आ जाती है, और अब वे बड़े हो चुके हैं और दूर भी जा चुके हैं उनसे कमाने के लिए। हालांकि वे दयालु थीं, परंतु वे कड़ी मेहनत पर भरोसा करती थीं, और इसलिए वे हमेशा काम में जुटी रहती थीं। वे बहुत कड़क मैनेजर थीं, सख्त थीं। हम 3 घंटे तक डिब्बा बंद सामानों को शेल्फ से उतारते थे, उनकी धूल साफ करते थे और फिर उन्हें करीने में जमाते थे। यह बड़ी मेहनत का काम था और बोरियत भरा भी था। माइक के डैडी को मैं अपना अमीर डैडी कहता हूँ। उनके पास इस तरह के 9 सुपरेट्स थे जहाँ पार्किंग के लिए बहुत सी जगह थी। वे 7 से 11 कन्वीनियंस स्टोर के पुराने संस्करण थे। पड़ोस के जनरल स्टोर जहां लोग दूध, ब्रेड, बटर और सिगरेट जैसी चीजें खरीदते हैं। समस्या यह थी कि हवाई में एयर कंडीशनिंग नहीं थी और गर्मी के कारण स्टोर्स अपना दरवाजा बंद नहीं कर सकते थे। स्टोर्स के दोनों ओर दरवाजों को पूरा खुला रखा जाता था ताकि सड़क और पार्किंग की जगह सामने दिखती रहे। जब भी कोई कार पार्किंग में आती थी तो उसके साथ धूल का झोंका भी आता था, जो जनरल स्टोर में घुसकर डिब्बों पर जम जाता था। इसलिए हम लोगों की नौकरी तभी तक चलती जब तक कि एयर कंडीशनिंग नहीं हो जाती।
3 हफ्तों तक माइक और मैं श्रीमती मार्टिन के पास जाकर 3 घंटे तक काम करते रहे। दोपहर तक हमारा काम खत्म हो जाता था और वे हम में से हर एक के हाथ में 3 छोटे सिक्के डाल देती थीं। उस समय 50 के दशक में 9 साल की उम्र में भी 30 सेंट कमाने में कोई खास खुशी नहीं मिलती थी। तब कॉमिक्स की किताब जिसकी कीमत 10 सेंट हुआ करती थी, इसलिए मैं अपनी कमाई को कॉमिक्स पर खर्च कर देता था और घर लौट जाता था। चौथे हफ्ते के बुधवार तक मैंने काम छोड़ने का मन बना लिया था। मैं सिर्फ इसलिए काम करने के लिए तैयार हुआ था क्योंकि मैं माइक के डैडी से पैसा कमाना सीखना चाहता था। इसलिए मैं 10 सेंट प्रति घंटे की गुलामी कर रहा था और सबसे बड़ी बात तो यह थी कि उस पहले शनिवार के बाद से मैंने माइक के डैडी को देखा तक नहीं था। मैं काम छोड़ रहा हूं, मैंने लंच के समय माइक से कहा। स्कूल लंच बड़ा निराशाजनक था। स्कूल भी उबाऊ था और अब तो मेरे पास शनिवार भी नहीं थे जिसका मैं इंतजार कर सकूं, परंतु 30 सेंट के कारण मुझे धक्का पहुंचा था। इस बार माइक मुस्कुराया। तुम किस बात पर हंस रहे हो? मैंने गुस्से और कुंठा से पूछा। डैडी ने कहा था ऐसा ही होगा। उन्होंने कहा था कि जब तुम काम छोड़ने का फैसला कर लो तब वे तुमसे मिलना चाहेंगे। क्या? मैंने आवेश में पूछा। क्या वे मेरे उकता जाने का इंतजार कर रहे थे? कुछ कुछ, माइक ने कहा। मेरे डैडी जरा अलग किस्म के हैं। उनका सिखाने का तरीका तुम्हारे डैडी के पढ़ाने के तरीके से बिल्कुल अलग है। तुम्हारे मम्मी डैडी बहुत बातें करते हैं, दूसरी तरफ मेरे डैडी बहुत कम बोलते हैं। तुम सिर्फ इस शनिवार तक इंतजार कर लो, मैं उन्हें बता दूंगा कि तुम काम छोड़ने का फैसला कर चुके हो। इसका मतलब यह है कि मेरे साथ नाटक खेला गया है? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है, पर शायद हो सकता है। डैडी शनिवार को इसे समझाएंगे। शनिवार को लाइन में लगकर इंतजार करते हुए मैं उनका सामना करने के लिए तैयार था, यहाँ तक कि मेरे असली डैडी भी उनसे नाराज थे। मेरे असली डैडी, जिन्हें मैं गरीब डैडी कहता हूँ, यह मानते थे कि मेरे अमीर डैडी बाल श्रम कानूनों का उल्लंघन कर रहे थे और इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। मेरे पढ़े लिखे गरीब डैडी ने मुझसे यह कहा कि मैं सही तनख्वाह मांगूं, कम से कम 25 सेंट प्रति घंटा तो मांग ही लूं। मेरे गरीब डैडी ने मुझसे कहा कि अगर मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ती है तो मुझे तत्काल नौकरी छोड़ देनी चाहिए और वैसे भी तुम्हें उस घटिया काम की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे गरीब डैडी ने झल्लाकर मुझसे कहा। शनिवार को सुबह 8 बजे मैं एक बार फिर माइक के घर के उसी पुराने दरवाजे के अंदर घुस रहा था। कुर्सी पर बैठो और लाइन में इंतजार करो, माइक के डैडी ने मेरे घुसते ही कहा। फिर वह अंदर जाकर अपने छोटे से ऑफिस में बैठ गए जो बेडरूम के पास था। मैंने कमरे के चारों तरफ देखा, परंतु मुझे माइक नहीं दिखा। अजीब सा महसूस करते हुए मैं उन्हीं दोनों महिलाओं के बगल में बैठ गया जो मुझे 4 हफ्ते पहले वहीं पर मिली थीं। वे मुस्कुराईं और सोफे पर थोड़ी सी खिसक गईं ताकि मैं उस पर बैठ सकूं। 45 मिनट गुजर गए थे और मैं उबल रहा था। दोनों महिलाएं उनसे मिलकर तकरीबन 30 मिनट पहले वहां से जा चुकी थीं। एक बूढ़ा सा आदमी वहां 20 मिनट तक बैठा और फिर वह भी निकलकर चला गया। घर खाली था और हवाई में खुशनुमा सुबह मैं सीलन भरे अंधेरे लिविंग रूम में बैठा हुआ था और इस बात का इंतजार कर रहा था कि एक लालची और बच्चों का शोषण करने वाला आदमी मुझसे बातें करे। मैं सुन सकता था कि वह फोन पर बातें कर रहे थे, ऑफिस में इधर उधर के काम कर रहे थे और मुझे नजरअंदाज भी कर रहे थे।
मेरी इच्छा तो हो रही थी कि मैं उस घमंडी आदमी से बिना मिले ही घर लौट जाऊं, पर किसी वजह से मैं रुक गया। आखिर 15 मिनट बाद ठीक 9 बजे अमीर डैडी अपने ऑफिस से बाहर निकले। बिना कुछ कहे उन्होंने हाथ से मुझे इशारा किया कि मैं उनके दड़बे नुमा ऑफिस में आ जाऊं। अमीर डैडी ने अपने ऑफिस कुर्सी में बैठते हुए कहा, या तो तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाई जाए या तुम काम छोड़ रहे हो, है ना? हाँ, समझौते के मुताबिक आप अपनी शर्त पूरी नहीं कर रहे हैं, मैंने लगभग आंसुओं से भीगे स्वर में कहा। 9 साल के बच्चे के लिए एक वयस्क का सामना करना बहुत ज्यादा डरावना था। आपने कहा था कि अगर मैं आपके लिए काम करूंगा तो आप मुझे पैसा कमाना सिखाएंगे। अपनी तरफ से मैंने आपके लिए काम किया, मैंने कड़ी मेहनत की है। इस काम के लिए मैंने अपने बेसबॉल गेम की कुर्बानी भी दी है, और अब आप अपने वादे से मुकर रहे हैं। आपने मुझे कुछ भी नहीं सिखाया, आप धोखेबाज हैं। जैसा शहर के सभी लोग कहते हैं कि आप लालची हैं। आप केवल पैसा कमाना चाहते हैं और अपने कर्मचारियों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं। आपने मुझे इतनी देर तक बाहर बिठाए रखा और मेरी जरा भी इज्जत नहीं की है। मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, और आपको मेरे साथ इससे बेहतर बर्ताव करना चाहिए था। अमीर डैडी अपनी कुर्सी में पीछे झुक गए। अपने हाथों को ठुड्डी तक लाकर उन्होंने मुझे घूरा। ऐसा लग रहा था जैसे वे मेरा विश्लेषण कर रहे थे। बुरा नहीं है, उन्होंने कहा। 1 महीने से भी कम समय में तुम वही भाषा बोल रहे हो जो मेरे ज्यादातर कर्मचारी बोलते हैं। क्या? मैंने पूछा। मैं समझ नहीं पा रहा था वे क्या कह रहे थे, और इसलिए मैंने अपना दुखड़ा रोना चालू रखा। मुझे लगता है कि आप अपने वादे पर कायम रहेंगे और मुझे सिखाएंगे, इसके बजाय आप तो मुझ पर अत्याचार करना चाहते हैं। यह तो जुल्म है, सरासर जुल्म है। मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, अमीर डैडी ने धीमी आवाज में कहा। आपने मुझे क्या सिखाया? कुछ भी नहीं, मैंने गुस्से से कहा। एक बार मैं चंद सिक्कों के लिए काम करने के लिए तैयार हो गया, उसके बाद तो आपने मुझसे बात तक नहीं की है। 10 सेंट प्रति घंटा। मैं आपकी शिकायत सरकार से करूंगा। हमारे देश में भी बाल श्रम कानून है। आप तो जानते हैं कि मेरे डैडी सरकार के लिए काम करते हैं। शाबाश, अमीर डैडी ने कहा। अब तुम उन ज्यादातर लोगों की भाषा बोल रहे हो जो कभी मेरे लिए काम करते थे। वे लोग जिन्हें या तो मैंने नौकरी से निकाल दिया या जिन्होंने खुद मेरी नौकरी छोड़ दी है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? मैंने पूछा, और मुझे यह लग रहा था कि कम उम्र के बावजूद मैं बहादुरी से बातें कर रहा था। आपने मुझसे झूठ बोला। मैंने आपके लिए काम किया और आपने वादा पूरा नहीं किया। आपने मुझे कुछ भी नहीं सिखाया। कौन कहता है कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया? मेरे अमीर डैडी ने शांति से कहा। मैंने 3 हफ्ते तक काम किया, और इस बीच आपने सिखाना तो दूर रहा, मुझसे कभी बात तक नहीं की। मैंने व्यंग भरे अंदाज में कहा। क्या सिखाने का मतलब केवल भाषण या बातचीत ही होता है? अमीर डैडी ने पूछा। और क्या, मैंने जवाब दिया। इस तरह से वे तुम्हें स्कूल में सिखाते हैं, उन्होंने मुस्कुराकर कहा, परंतु जिंदगी तुम्हें इस तरह नहीं सिखाती है। और मेरा यह मानना है कि जिंदगी सबसे बढ़िया टीचर होती है। ज्यादातर वक्त जिंदगी आपसे बातें नहीं करती है, यह एक तरह से आपको धक्का देती है। हर धक्के के द्वारा जिंदगी आपसे कहती है, जाग जाओ, मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहती हूँ। यह आदमी कैसी बेसिर पैर की बातें कर रहा है? मैंने अपने आप से पूछा। जिंदगी अगर मुझे धक्के देती है तो इसका मतलब यह है कि जिंदगी मुझसे बातें करती है। अब मैं जान चुका था कि मुझे यह काम तत्काल छोड़ देना चाहिए। मैं किसी ऐसे आदमी से बातें कर रहा था जो पागल था और जिसे ताले में बंद रखने की जरूरत थी। अगर तुम जिंदगी के सबक सीखते हो तो इससे तुम्हें बहुत फायदा होगा। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो
तो जिंदगी तुम्हें लगातार धक्के देती रहेगी। लोग दो चीजें करते हैं, कुछ लोग जिंदगी के धक्कों को सहन करते चले जाते हैं, बाकी लोग गुस्सा हो जाते हैं और जिंदगी को धक्का दे देते हैं। परंतु वे धक्का देते हैं अपने बॉस को, अपने काम को, अपने पत्नी या पति को। वे यह नहीं जानते कि जिंदगी उन्हें धक्का दे रही है। मैं नहीं जानता था कि वह किस बारे में बात कर रहे थे। जिंदगी हम सबको धक्के मारती है, कुछ लोग हार मान लेते हैं, बाकी के लोग लड़ते हैं, कुछ लोग सबक सीख लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। वे जिंदगी के धक्कों का स्वागत करते हैं। इन गिने चुने लोगों के लिए सबका यह मतलब होता है कि उन्हें कुछ नया सीखना चाहिए। वे सीखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं और कुछ लोग तुम्हारी तरह लड़ते भी हैं। अमीर डैडी खड़े हो गए और उन्होंने टूटी फूटी खिड़की को बंद कर दिया। अगर तुम यह सबक सीख लेते हो तो तुम एक समझदार, अमीर और सुखी युवक बन सकते हो। अगर तुम यह नहीं सीखते हो तो तुम जिंदगी भर अपनी समस्याओं के लिए अपनी नौकरी, कम तनख्वाह या अपने बॉस को कोसते रहोगे। तुम हमेशा ऐसे बड़े मौके की उम्मीद करते रहोगे जो आए और तुम्हारी आर्थिक समस्याओं को सुलझा दे। अमीर डैडी ने मेरी तरफ देखा कि क्या मैं अब भी उनकी बातें सुन रहा हूँ। उनकी आंखें मेरी आंखों से मिली। हम एक दूसरे की तरफ देखते रहे और हमारी आंखों के बीच संप्रेषण की धाराएं बहने लगी। आखिर जब मैं उनके संदेश का मतलब समझ गया तो मैंने अपनी नजरें झुका ली। मैं जान गया था कि वह सही थे। मैं उन्हें दोषी ठहरा रहा था, जबकि सीखने की जिद मेरी ही थी। मैं फालतू में ही लड़ रहा था। अमीर डैडी ने आगे कहा, अगर आप इस तरह के आदमी हैं जिसमें हिम्मत नहीं है तो आप जिंदगी के हर थपेड़े के सामने हार मान जाते हैं। अगर आप इस किस्म के आदमी हैं तो आप जिंदगी भर सुरक्षित खेल खेलते रहेंगे, सही चीजें करते रहेंगे और किसी ऐसे वक्त का इंतजार करते रहेंगे जो आने वाला नहीं है, और फिर आप एक बोरिंग बुढ़े की तरह मर जाएंगे। आपके बहुत से दोस्त होंगे जो आपकी सिर्फ इसलिए तारीफ करेंगे क्योंकि आप एक मेहनती और भले आदमी थे। आपने अपनी जिंदगी सुरक्षित खेल खेलने और सही चीजें करने में गुजार दी, परंतु सच बात तो यह है कि आपने जिंदगी के थपेड़ों के सामने घुटने टेक दिए। आप खतरा मोल लेने की कल्पना तक नहीं कर सकते थे। आप इतने डरे हुए थे। हकीकत में तो आप जीतना चाहते थे, परंतु आपके लिए हारने का डर जीतने के रोमांच से ज्यादा ताकतवर साबित हुआ। अंदर से आप और केवल आप जान पाएंगे कि आप कभी जीतने की कोशिश नहीं किए थे। आपने सुरक्षित खेल खेलने का विकल्प चुना। हमारी नजरें एक बार फिर मिली। 10 सेकंड तक हम एक दूसरे की तरफ देखते रहे और एक बार फिर मैंने नजरें हटाई जब मैं उनकी बात का मतलब समझ गया। आप मुझे धक्का दे रहे थे? मैंने पूछा। कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं, अमीर डैडी मुस्कुराए। मैं तो यही कहूंगा कि मैं तुम्हें जिंदगी का स्वाद चखा रहा था। कैसा स्वाद? मैंने पूछा। मैं अभी भी गुस्से में था, परंतु अब मेरी जिज्ञासा भी जाग गई थी। अब मैं सीखने के लिए तैयार भी था। तुम दोनों ऐसे पहले लोग हो जिन्होंने मुझसे पैसा बनाने की कला सीखने का आग्रह किया। मेरे पास 150 से भी ज्यादा कर्मचारी हैं और उनमें से एक भी ने मुझसे पैसा कमाने की कला के बारे में कभी नहीं पूछा। वे मुझसे नौकरी मांगते, तनख्वाह मांगते, परंतु पैसा कमाने की कला नहीं सीखना चाहते। तो ज्यादातर लोग इसी तरह अपनी जिंदगी के सबसे बेहतरीन साल पैसे के लिए काम करने में बर्बाद कर देंगे और आखिर तक यह कभी नहीं समझ पाएंगे कि दरअसल वे किसके लिए काम कर रहे हैं। मैं पूरा ध्यान लगाकर उनकी बात सुन रहा था। तो जब माइक ने मुझसे कहा कि तुम पैसा कमाने की कला सीखना चाहते हो,
तो मैंने एक ऐसा कोर्स तैयार किया जो असली जिंदगी के करीब था। मैं बोलते बोलते थक जाता, परंतु तुम कभी मेरी बात का मतलब नहीं समझ पाते। इसलिए मैंने यह फैसला किया कि तुम्हें जिंदगी के थपेड़ों का स्वाद चखा दिया जाए, ताकि तुम मेरी बात सुन भी सको और समझ भी सको। इसी कारण मैंने तुम्हें 1 घंटे के 10 सेंट दिए थे। तो 10 सेंट प्रति घंटा काम करने के बाद मैंने क्या सबक सीखा? मैंने पूछा। यही कि आप घटिया हैं और अपने कर्मचारियों का शोषण करते हैं। अमीर डैडी अपनी कुर्सी पर पीछे की तरफ झुकते हुए जोर से हंसने लगे। जब उनकी हंसी बंद हुई तो उन्होंने कहा, अच्छा होगा अगर तुम अपना सोचने का नजरिया बदल लो। मुझे समस्या मत मानो, मुझे दोष देना छोड़ दो। अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारी समस्या मैं हूं, तो तुम्हें मुझे बदलना होगा। इसके बजाय अगर तुम्हें यह लगता है कि तुम्हारी समस्या तुम खुद हो, तो तुम खुद को बदल सकते हो, सीख सकते हो और ज़्यादा समझदार बन सकते हो। ज़्यादातर लोग यही चाहते हैं कि दुनिया का हर आदमी बदल जाए, बस हम खुद ही न बदलें। मैं तुम्हें यह बता दूं कि किसी दूसरे को बदलने से ज़्यादा आसान है कि हम खुद को बदल लें। मैं आपकी बात ठीक से समझ नहीं पाया। मैंने कहा, अपनी समस्याओं के लिए मुझे दोष देना छोड़ो, अमीर डैडी ने अधीरता से कहा। पर आपने मुझे सिर्फ 10 सेंट का ही वेतन दिया, तो तुमने क्या सीखा? अमीर डैडी ने मुस्कुराकर पूछा। यही कि आप घटिया हैं, मैंने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा। अच्छा, तो तुम यह सोचते हो कि मैं समस्या हूँ? अमीर डैडी ने कहा। वो तो आप हैं ही। खैर, इसी तरीके से सोचते रहो और तुम जिंदगी भर कुछ नहीं सीख पाओगे। अगर तुम्हारा नजरिया यही है कि समस्या मैं हूं, तो तुम्हारे पास क्या विकल्प रह जाते हैं? अगर आप मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ाते या मुझे ज्यादा इज्जत नहीं देते, तो मैं काम छोड़कर चला जाऊंगा। ठीक कहा, अमीर डैडी ने कहा। और ज्यादातर लोग यही करते हैं, वे काम छोड़कर चले जाते हैं और दूसरी नौकरी की तलाश करते हैं जहां उन्हें बेहतर मौके और ज्यादा अच्छी तनख्वाह मिले। उन्हें यह गलतफहमी होती है कि नई नौकरी या ज्यादा तनख्वाह से उनकी समस्या सुलझ सकती है। ज्यादातर मामलों में ऐसा नहीं होता है। तो समस्या किस तरह सुलझ सकती है? मैंने पूछा। 10 सेंट प्रति घंटे की तनख्वाह लेकर मुस्कुराते हुए। अमीर डैडी मुस्कुराए। बाकी के लोग यही करते हैं। वे यह जानते हुए भी कि कम तनख्वाह में काम करते हैं, क्योंकि नौकरी छूट जाने पर उनका और उनके परिवार का पेट कैसे भरेगा। इसलिए मन महसूस कर वे नौकरी करते हैं और यह सोचकर तनख्वाह बढ़ने का इंतजार करते हैं कि ज़्यादा पैसा आने से समस्या सुलझ जाएगी। ज़्यादातर लोग ऐसा ही सोचते हैं और कड़ी मेहनत करते हुए दूसरी नौकरी भी कर लेते हैं, परंतु उसमें भी उन्हें तनख्वाह कम ही मिलती है। मैं फर्श को घूरता रहा। अब मैं अमीर डैडी के सबक को समझने लगा था। मुझे यह एहसास हो गया था कि जिंदगी का स्वाद आखिरकार। मैंने ऊपर की ओर देखा और अपना सवाल दोहराया, तो फिर यह समस्या किस तरह सुलझेगी? इस सवाल के जवाब में अमीर डैडी ने मुझे वह बेशकीमती नजरिया दिया जो उन्हें अपने कर्मचारियों और गरीब डैडियों से अलग करता था, और जिसकी बदौलत वे हवाई के सबसे अमीर आदमी बनने वाले थे, जबकि मेरे पढ़े लिखे गरीब डैडी जिंदगी भर पैसे की तंगी से जूझने वाले थे। यह एक अद्भुत नजरिया था जिसने मेरी जिंदगी का नक्शा ही बदल दिया। अमीर डैडी ने बार बार मुझे यह नजरिया याद दिलाया, जिसे मैं पहला सबक कहूंगा। तो दोस्तों, इसके आगे की कहानी अगले भाग में आएगी, जिसका टॉपिक रहेगा गरीब और मध्यवर्गीय लोग पैसे के लिए काम करते हैं, जबकि अमीरों के लिए पैसा काम करता है।